अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे और आवाज़ को इग्नोर करेंगे। तो आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, सो वीडियो का टाइटल है वर्ल्ड्स बिगेस्ट गोल्ड रिजर्व्स डिस्कवर्ड इन चाइना। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने इस टॉपिक से रिलेटेड आर्टिकल देखे होंगे, नहीं देखे तो मैं आपको बता देता हूं। चाइना में दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व मिला है। अब यहाँ पे आप कहोगे क्या किस्मत है। ऑलरेडी ये लोग यूएस को बीट करने की राह पे निकल पड़े हैं। बहुत ही जल्द ये लोग दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी नॉमिनल बेसिस पर भी बन जाएंगे। और अब इनको गोल्ड के रिजर्व भी मिल रहे हैं। आई मीन लक, कितना ज्यादा लकी कंट्री है। बट मैं आपको ये बता दूं, ये सिर्फ लक नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है जो भारत ने नहीं करी थी। ये जो अचानक से चाइना के हुनान प्रोविंस में एक बड़ी गोल्ड की डिस्कवरी हुई है। बाय द वे मैं आपको ये बता दूं, 1,000 मेट्रिक टन ऑफ हाई क्वालिटी ओर यहां पर मिला है। तो बहुत सारा सोना यहां पर चाइना बना सकता है। टोटल वैल्यू अगर हम लगाएं इस गोल्ड की तो ये 7 लाख करोड़ रुपीस है। डॉलर्स की अगर मैं बात करूं तो ये 83-84 बिलियन डॉलर्स, डेफिनेटली 80 बिलियन डॉलर से ऊपर की वैल्यू का गोल्ड है। कंपैरिजन के लिए मैं आपको बता दूं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास अभी तक जो गोल्ड है ना, उसकी टोटल वैल्यू से भी ये ज्यादा है। यहाँ पे आप लोग देख पाओगे आरबीआई के पास टोटल जितना गोल्ड है उसकी अगर हम वैल्यू लगाएं, हमारा विदेशी मुद्रा भंडार तो एक बार को 600-700 बिलियन डॉलर होगा। मगर उसमें से गोल्ड काफी कम होता है हमारा, 7-8% के आसपास, मैक्सिमम 9% के आसपास। तो टोटल गोल्ड जो आरबीआई होल्ड करता है इसकी वैल्यू 67 बिलियन डॉलर्स के आसपास है। तो चाइना की एक डिस्कवरी ने चाइना को एक बड़ा बूस्ट दिया है। आप बेसिकली कह सकते हैं इस लिस्ट में ना, आज के समय चाइना गोल्ड जब ये एक्सट्रैक्ट करेंगे, सारा गोल्ड ये जो नई फाइंडिंग है यहां से निकालेंगे, चाइना आराम से गोल्ड होल्डिंग के मामले में इन सब कंट्रीज को, चाइना भी छठे स्पॉट पे है ना, रशिया, फ्रांस, इटली, इवन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को बीट करके बिल्कुल जर्मनी के साथ खड़ा हो जाएगा टोटल गोल्ड होल्डिंग के मामले में। ये एक बहुत बड़ी फाइंडिंग है फॉर चाइना। अब यहाँ पे आप एक सवाल पूछ सकते हैं कि कितनी अजीब सी दुनिया है, क्या किस्मत है कि जो कंट्री वैसे ही इतना आगे था, अब इनको इतने बड़े बड़े गोल्ड रिजर्व मिल रहे हैं। लिटरली दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व ये भारत को क्यों नहीं मिला? वेल, इसके पीछे रीजन है। रीजन मैं आपको बताता हूं। भारत में देखिए, गोल्ड कहां पर है, डायमंड्स कहां पे है, हमारे यहाँ यूरेनियम कहां पे है, बेसिकली हमको पता ही नहीं है। हम जिस धरती पे रहते हैं ना, इसके नीचे कितना बड़ा खजाना दबा पड़ा है, वी हैव नो आइडिया। क्योंकि देखिए, एक्सप्लोरेशन करने में, आपको ढूंढने में कि कहाँ पर गोल्ड है, कहाँ पर सिल्वर है, ये सब करने में भी पैसा लगता है। और काफी बार ना, वेल यही कहूंगा, रिस्क का एलिमेंट आ जाता है। ये जो आज के समय चाइना में न्यूज आ रही है ना कि गोल्ड इनको मिल गया है, और फ्यूचर में भी आती रहेगी, चाइना अपने देश में बहुत सारा गोल्ड, प्रीशियस मेटल्स, बहुत कुछ ढूंढता रहेगा। रीजन मैं आपको ये बता रहा हूं क्योंकि चाइना एक्सप्लोरेशन अफोर्ड कर सकता है। हमारे यहाँ देखिए दिक्कत यही है, थोड़ा पैसा जब भी आता है, या तो फ्रीबीज में बढ़ जाता है, इलेक्शन आने वाला है, कोई ना कोई पैसा बांट देता है। फिर उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर वगैरह इतनी बड़ी बड़ी हमारी प्रायोरिटीज हैं कि सरकार के पास बहुत कम पैसा बच पाता है एक्चुअली में भारत की धरती को एक्सप्लोर करने में। आखिर हमारे पास कितना सोना है, क्या हम उसका कुछ कर सकते हैं? और देखो, यहां पर मैं ये भी कहूंगा, भारत सरकार के जब डिसीजन मेकर्स बैठते हैं और मान लीजिए उनके पास लिमिटेड पैसा है, मान लो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, एक एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूं, 100 रुपए हैं। अब 100 रुपए में से आपके 90-85 रुपीज तो लग गए, और जगह पे थोड़ा बहुत जो बचता है पैसा, फिर आपका डिफेंस है और दुनिया भर की चीजें हैं। और अगर आप सोचो भी कि अभी ना मैं काम करता हूं, बाकी चीजों में अभी के लिए पैसा ना खर्च के ना, थोड़ा बहुत पैसा हम लगाते हैं एक्सप्लोरेशन में, उसमें रिस्क ये है कि कभी कभी एक्सप्लोरेशन में लगातार आप गलत साबित होते हो। आपके पास डेटा आता है, मान लो कहीं से डेटा आ गया कि जी इंडिया के सेंटर में, मध्य प्रदेश में बहुत सारा सोना है, या फिर कुछ सिल्वर के है, कुछ डिपॉजिट्स हैं यहाँ पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेजर है। आप ढूंढते गए, दसियों साल ढूंढते गए, कुछ मिला ही नहीं। क्योंकि भारत एक ह्यूमंगस कंट्री है, बहुत बड़ा देश है। कभी कभी आप ढूंढते रह जाओगे, दसियों साल कुछ मिलेगा नहीं। और अब क्या हुआ, आपने जहां पर पैसा खर्चना था वो आपने किया नहीं, और जगह पैसा निवेश किया, उससे कुछ रिजल्ट नहीं आया। सडनली
आपके देश के लोग फील करेंगे कि आपने सही डिसीजंस नहीं लिए हैं। तो इसलिए देखो, भारत में जो एक्सप्लोरेशन होनी चाहिए थी वो हमने कभी की ही नहीं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको अगर बताऊं, तो भारत में जो ऑब्वियस जियोलॉजिकल पोटेंशियल है, मतलब कि इतना बड़ा यहाँ पे एरिया में हमारे यहाँ गोल्ड हो सकता है, डायमंड हो सकता है, ये मिलियंस ऑफ स्क्वायर किलोमीटर आपको मिलेगा। बट जो ये ब्लॉक्स है ना, इनको निकालने में, ये अगेन धरती के नीचे की मैं बात कर रहा हूँ, ऊपर की बात नहीं कर रहा। बट प्रॉब्लम यही है कि इनकी लोकेशन हमको पता नहीं है। एक रफ एस्टिमेट हमको ये बताता है कि भारत के जो टोटल रिसोर्सेज हैं, इनका बस 2% हमने अभी तक माइन किया है। और अभी तक जो टोटल रिसोर्सेज हमारे देश में हैं, ये सिर्फ 10% ही हमको मिले हैं। 90% हमारे देश में गोल्ड, उसके अलावा कई और चीज़ें हैं, लिथियम मैं कहूँगा, यूरेनियम वगैरह, हमें पता ही नहीं है कि ये है भी कहाँ पर। कंपैरिजन के लिए मैं आपको बताऊँ, ऑस्ट्रेलिया आप अगर देखो, ऑस्ट्रेलिया एक रिच कंट्री है ना, वहाँ पर उनको फ़ायदा ये मिलता है कि उनका 90% कंट्री एक्सप्लोर्ड है। उन्होंने ह्यूमंगस स्केल पर एक्सप्लोरेशन करी है, कहाँ पर कोयला है, कहाँ पर यूरेनियम है। आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम भी मिला है। तो दे नो कि उनके कंट्री में क्या क्या है। चाइना ने भी ये सारा पैसा लगाया है अपने देश में, बिलियंस ऑफ डॉलर्स निवेश किए हैं। हुनान में करी इन्होंने एक्सप्लोरेशन, तिब्बत में करी, और कहीं ना कहीं देखो एक टाइम पे आकर यू आर बाउंड टू स्ट्राइक गोल्ड। और चाइना के साथ भी यही हुआ है। इस कंट्री ने पेशेंस रखी, धैर्य रखा, एक्सप्लोरेशन ये लोग करते गए, और अब गोल्ड इनको मिल रहा है। और इनके पास अभी बताया जा रहा है ऐसा डेटा है जिससे लगातार ये बहुत सारी बड़ी फाइंडिंग्स करते रहेंगे ह्यूमंगस स्केल पर। गोल्ड चाइना को, और इवन बाकी और प्रीशियस मेटल्स भी लगातार इनको मिलते रहेंगे। और इंडिया में अगर मैं बात करूँ ना, तो हमारे यहाँ एक्सप्लोरेशन ना सिर्फ मिनरल्स की इतनी कम हुई है, हमें ये तक पता नहीं है कि आज से कई मिलियन साल पहले किस टाइप के डायनासोर्स भारत में थे। रिसेंटली आपको याद होगा वासुकी इंडिकस पे मैंने वीडियो बनाई थी। पता लगा कि दुनिया का सबसे बड़ा सांप टाइटेनाबुआ नहीं था, इट वाज वासुकी इंडिकस, और वो एक ज़माने में इंडिया में एग्जिस्ट करता था। तो अभी देखिए, जैसे जैसे हमारा कंट्री डेवलप करेगा, और अगेन मैं उम्मीद ये करता हूँ कि हमारे कंट्री में ना ये कल्चर ना बढ़ जाए पैसे बांटने का। ये बहुत ख़राब है। इससे कभी आप कह लो हम डेवलप नहीं कर पाएंगे ट्रूली, एक जगह पे आके रुक जाएंगे। जो आज के समय चाइना कर रहा है, गोल्ड खोद के निकालना, डायमंड्स निकालना, ये सब हम नहीं कर पाएंगे। घूम फिर के यही होगा, कुछ तरक्की होगी, पैसा इकट्ठा हुआ, बांट दिया, कुछ तरक्की हुई, पैसा इकट्ठा हुआ, फिर से बांट दिया। तो ये एक चैलेंज है, एंड आई होप कि हमारी कंट्री की लीडरशिप एक टाइम पे आकर लॉन्ग टर्म प्लानिंग करे, ना कि शॉर्ट टर्म बेसिस पर लोगों को बस पैसे ही बटे। तो अभी के लिए इस टॉपिक से रिलेटेड जो जानकारी है, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि हुआ क्या है। इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट चाइना की इकोनॉमी पे डेफिनेटली होगा। चाइना की करेंसी और स्टेबलाइज हो जाएगी, और चाइना में जॉब्स बनेंगी। इट इज़ अ ग्रेट न्यूज़ फॉर चाइना, और एंड होपफुली ऐसी डिस्कवरी इवेंचुअली भारत में भी होगी एक दिन। और फाइनली मुझे तो हमारा इंसिडेंट याद आ गया कि बलूचिस्तान के हवाले से कहा जाता है कि वहाँ पे बहुत सारे प्रेशियस मेटल्स पाए जाते हैं, और वो रकबा, वो एरिया इस हवाले से बहुत रिच है, ठीक है। और कई कई सालों तक वहाँ पे माइनिंग भी हुई, चाइना के साथ आई थिंक मिलकर ये सब हुआ था। और उसके बाद जब रिजर्व मिले तो उसके बाद पता नहीं कौन सा बंदर बाट हुआ कि सब पता ही नहीं चला कहाँ गए पैसे, कहाँ आवाम तक तो नहीं है, मुल्क पर तो नहीं लगा कुछ भी, एक ढेला भी मुल्क पर खर्च नहीं हुआ। तो अब पता नहीं वो क्या हुआ, उसका क्या हुआ, क्या सीन था, खैर समझ नहीं आया। एक वीडियो प्रशांत धवन जी ने भी उस पर बनाई थी, मैंने रिएक्ट करा था उस पर भी। अच्छा, किसी भी चीज़ को पाने के लिए पहले उसके लिए कोशिश करना, पहले उसके लिए मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। और रही बात पैसों की, तो पैसा तो हर चीज़ में लगता है, ठीक है। तो एक्सप्लोरेशन के लिए एक अच्छा ह्यूज अमाउंट लगता है, ये बात मुझे पता है, क्योंकि इससे प्रीवियस वीडियो में भी बताया गया था कि छोटी मोटी रकम की ज़रूरत नहीं होती, 1-2 लाख का काम नहीं है, ठीक है। और एक्सप्लोरेशन में अगर बंदा पैसा लगा भी दे, ठीक है, कोई मसला नहीं है, चलो बहुत कॉस्टली भी होती है तो बंदा लगा दे कि जी हमें 100% श्योरिटी हो कि हमें इस जगह से ये प्रेशियस मेटल मिलने वाला है, हमें गोल्ड मिलने वाला है, हमें लिथियम मिलने वाला है, हमें दूसरा कोई सिल्वर वगैरह मिलने वाला है, कोई भी मेटल मिलने वाला है, तो हम आंख बंद करके भरोसा करके पैसे लगा दें। लेकिन जब बात आ जाती है डाउट की, जब बात आ जाती है रिस्क की, तो फिर कोई भी ग्रेट लीडर का काम यही है, और उसकी सोच यही होगी कि फिर क्यों ना कोई दूसरे कामों में पैसा लगाया जाए जहां हमें आउटपुट की कंफर्मेशन है, जहां हमें 100% श्योरिटी हो, जहां हमें रिस्क ना हो कि जी हम पैसा लगाएंगे और फिर जैसे आवाम का भला करना, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में पैसा लगाना
ठीक है। तो मेक इन इंडिया के थ्रू बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं, उसमें जाहिर सी बात है वो बहुत लागत वाले होते हैं, पैसे लगते हैं उसमें भी। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ, तो फिर कोई भी अक्लमंद इंसान यही करेगा कि वो, और फिर जब उन्होंने बहुत बेहतरीन मिसाल दी प्रशांत धवन जी ने कि 100 रुपये में से अगर 85 to 90 रुपीज़ आप ऑलरेडी लगा चुके हो और अब आपके पास 10 रुपीज़ ही पड़े, तो आप यही सोचते हो कि इससे कोई इंपॉर्टेंट काम होगा तो वहाँ लगा देंगे, थोड़ा बहुत अगर एक्सप्लोरेशन पे लगा दिया जाए तो। क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा है, नो डाउट। लैंड के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो वाकई एक ह्यूमंगस कंट्री है, नो डाउट एक बिगेस्ट कंट्री है। और उसको एक्सप्लोर करना कोई, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये हलवा है, इसमें पैसे भी बहुत ज़्यादा है, इसमें मेहनत भी बहुत ज़्यादा है, इसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा है। तो सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख कर ही काम किया जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी इंडिया जिस तरीके से मतलब चल रहा है बिल्कुल ठीक चल रहा है। हाँ, आने वाले वक्तों में बिल्कुल ऐसा ही है कि इंडिया के नसीब में भी ऐसे रिजल्ट्स आएंगे, पाकिस्तान के नसीब में भी ऐसे रिजल्ट्स आएंगे इंशाल्लाह। लेकिन अभी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि किसी चीज़ की कमी नहीं है। जहाँ पैसा खर्च करना चाहिए बिल्कुल सही पॉइंट पे खर्च हो रहा है, सही जगह पर खर्च हो रहा है, सही प्लेस पर खर्च हो रहा है। बाकी ये बात बहुत अच्छी कही प्रशांत धवन जी ने कि बंदरबाट नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो भी प्रॉफिट आता है, जो भी आप फ़ायदा होता है आपको, तो आप उसको बांट दो, ठीक है। नहीं, उसको आप रखो, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स करो जिससे लोगों को लंबे अरसे तक फ़ायदा हो। शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट से ये होता है कि फ़ौरी फ़ायदा हो जाता है लेकिन बाद में लॉन्ग टर्म के लिए कुछ नहीं है। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप हमारी एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। बिल्कुल सामने आप लोगों के ऐसे कंट्रीज़ बहुत सारे हैं जिन्होंने लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स नहीं किए, तो वो आज जाहिर सी बातें पछता रहे हैं। तो इसीलिए इन चीज़ों पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ तो मुझे लगता है बिल्कुल सही ट्रैक पर हो आप लोग, और आने वाले वक्तों में आप लोगों को भी ऐसे ज़खायर मिलेंगे बिल्कुल। बस थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है, थोड़े से पैसे, थोड़े से नहीं अच्छे खासे पैसे की ज़रूरत है। तो अब देखते हैं होपफुली आगे क्या करता है चाइना। और मुझे एक चीज़ पे बहुत गुस्सा आता है कि जो कंट्री ऑलरेडी इतना स्टेबल और रिच है उसको मज़ीद कुदरत उस पर मेहरबान हो रही है। भाई हद है, गुस्सा आ रहा है। खैर, रियलिटी तो नहीं बदल सकते, ये उनका नसीब है। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें और आप हमारे चैनल वाओ फैक्ट को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।